5 के पॉलिटी के सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि जो पॉलिटी के सवाल आपके टेस्ट पेपर 5 में आए हुए हैं वो उनका नेचर कैसा है और कैसे आप उस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, उसके बारे में एक ओवरव्यू जो पिक्चर है वो हम आपसे क्लियर करते हैं। उसके माध्यम से आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि सवाल के सॉल्व करने का नज़रिया क्या होना चाहिए। तो जो पहला सवाल है वो आपका बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्ट डिस्प्यूट है क्या। एक ऐसा डिस्प्यूट जिसमें गवर्नमेंट तथा इन्वेस्टर दो पार्टी होते हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके डिस्प्यूट का कौन करता है, वो करता है इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यह जो है यह वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड बैंक है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के माध्यम से की गई, उसी में से जो ऑर्गन्स हैं पांच में से वन ऑफ देम है, अर्थात उनमें से एक है। आप जानते हैं कि 1944 में जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना के साथ जो पहला किया गया IBDA, फिर उसके बाद आपका IFC, IDC, फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो डिस्प्यूट है और फिर आपका मीगा जिसको हम मल्टी जो गारंटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो 1944 में इसकी स्थापना की गई, ये 1944 में ही फंक्शन आ गया और इसी को हम वर्ल्ड बैंक मानते हैं। फिर उसके बाद IFC की स्थापना 1956 में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है इसकी स्थापना 1960 में, तथा जो आपका इन्वेस्ट डिस्प्यूट्स है ये आपकी 1966 में किया गया और जो मीगा है इसको आप 1986 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत ने 5 में से जो 4 हैं उन 4 के बारे में क्या किया है, उसको भारत ने रेक्टिफाई किया है, अर्थात भारत ने स्वीकार किया है। और 3 में भारत क्या था, फाउंडर मेंबर था। तो IBDA, IFC और IDC का भारत क्या था, फाउंडिंग मेंबर था। और जो मीगा है इस मीगा को भारत ने बाद में इसमें मेंबर बना, लेटर ही रेक्टिफाइड। तो इसमें जो सवाल पूछा है उस सवाल पे हम आते हैं। और जो आपका तीसरा है इसको भारत ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। भारत का ये कहना है कि इट इज नॉट फेयर फॉर ए कंपटीशन एंड इट इज द अफेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट्स, बिकॉज सॉवरेंटी ऑफ स्टेट का मतलब है स्टेट हैव अ पावर टू टेक अ डिसीजन अबाउट हिज अफेयर विथ his capacity. No other can interfere it. It means कि यहां पर जो भारत के साथ अगर विवाद हो रहा है तो उस पर किसी अन्य संस्था का कोई भी नहीं होना चाहिए, फेयर नहीं है। इस तरह से हम इसका मेंबर नहीं बनेंगे और भारत ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया। तो इसमें जो सवाल पूछा है वो पूछा है, इट इज अ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, इट इज राइट स्टेटमेंट फॉर द लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। फिर आपसे पूछा, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। फिर आया, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने कहा कि जो 5 में जो 4 हैं वहीं पे क्या है, भारत उसका संगठन है। तो आपका 1 और 3 इज अ राइट स्टेटमेंट। 1 and 2 it is a right statement, it means C is a right option। देखिए सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको ओवरऑल नॉलेज है ना तो आप बहुत आसानी से सवाल को कर लेंगे। अगर आपको समस्या होगी तो आप इसका मतलब कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस फंक्शन के बारे में आपने सही से नहीं पढ़ा है। और आपको फंक्शनल इंफॉर्मेशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए और जितना ही क्लियर आपका फंक्शनल इंफॉर्मेशन होगा उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाग गृह मंत्रालय के अंदर का था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
आप जानते हैं, आपने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा है कि भारत में जो आंतरिक सुरक्षा की जो स्थिति होती है उसकी देखरेख का उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? ये होता है आपका गृह मंत्रालय के पास। आपने संविधान में भी पढ़ा है कि जो रीजनल काउंसिल होते हैं, जिसको हम क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, उन काउंसिल का जो हेड होता है वो भी आपका होम मिनिस्टर ऑफ होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन। अगर ये भारत है और इस भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना होगी तो इस घटना का सीधा इफेक्ट किसका होगा? भारत के इंटरनल स्ट्रक्चर पर होगा, इंटरनल होगी। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल को कौन मेंटेन करेगा? ये करेगा। और सीमा जो प्रबंधन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका भी किसके अंतर्गत होती है? गृह मंत्रालय के अंदर में। तो सीमा प्रबंधन का जो कार्य है वो किसका है? होम मिनिस्ट्री का। तो ये आपका सही है। दूसरा, जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इस पर किसी भी प्रकार का ये भी आपका होम मिनिस्टर होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आपका क्या होगा? भारत का गृह मंत्री होगा। तो आपका जो आंसर होगा 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द मैटर अदर देन दोज इन द नेक्स्ट शेड्यूल इज डिसाइडेड बाई। मीन्स सवाल आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, आप जानते हैं कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भारत के संविधान में क्या किया गया? ऐड किया गया। जब भारत के संविधान में इसको ऐड किया गया तो इसका उद्देश्य था कि जो दल बदल की समस्या है, वो दल बदल कानून क्या होगा? उससे समाप्त हो जाएगी। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड किया गया। तो इसमें जो निर्णय लेने का अधिकार है, इसमें निर्णय लेने का अधिकार जो स्पीकर होता है, जो लोकसभा का स्पीकर या राज्य विधानसभा का जो स्पीकर होता है, या तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है या विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है वो लेता है। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं कि अनुच्छेद 102 और 103 यह दोनों जो सेंट्रल पार्लियामेंट से संबंधित हैं, और आपका अनुच्छेद 191 और 192 जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव से संबंधित है। इन दोनों में जो अधिकार है, एक में भारत के राष्ट्रपति को है जो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित निर्णय लेगा, और दूसरे में जो निर्णय लेने का अधिकार होगा वो भारत के उस राज्य के गवर्नर को होगा। किसको होगा? उस राज्य के गवर्नर को होगा। तो ये दोनों 10वीं अनुसूची की परत से, जो 10वीं अनुसूची का जो कॉन्सेप्ट है उसके बाहर आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 68 का क्या होगा? आपका बी होगा। तो आप एक चीज देखिए कि जो सवाल का नेचर है, अगर आपने पूरा स्टडी किया है, प्रॉपर स्टडी किया है, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यूपीएससी के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो हमेशा यही होती है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो माइंडसेट है कि आप क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो होगा वो गवर्नर होगा, अर्थात स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में पूछ रहा है। अगर उस पार्लियामेंट के बारे में पूछता तो प्रेसिडेंट किसके, चीफ जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके रिकमेंडेशन से बाद में डिसीजन लेता है। ठीक है, और उसी का डिसीजन क्या होता है? फाइनल होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। आप जानते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड का स्टेट होता है। ओथ ऑफ द ऑफिस टू प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि जो चीफ जस्टिस होता है, ओथ जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसके समक्ष लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? आपका राइट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट एड्रेस रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपका गलत है। किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। तीसरा का है, गवर्नर कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात एक राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? इसका रीज़न ये है कि इसमें सिर्फ एक सही है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर कोई गवर्नर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। वो पद जब धारण करने की स्थिति आएगी, जब उसको पद में को धारण करना होगा, उस समय वो किसी राज्य का गवर्नर नहीं होना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर 7th शेड्यूल के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि जो 7th शेड्यूल है, और 7th शेड्यूल आप जानते हैं, किसी 7th शेड्यूल में यूनियन तथा स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है, जो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट 3 लिस्ट का वर्णन किया गया है। यूनियन में कुल मिला के आपके स्टेट और कंकरेंट, यूनियन को अपनी सीमा क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, स्टेट को अपनी सीमा क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, और कंकरेंट में स्टेट तथा यूनियन दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यूनियन में कुल मिला के 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कुल मिला के 66 सब्जेक्ट हैं, और जो आपका कंकरेंट लिस्ट है इसमें कुल मिला के आपके 47 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो आपकी 7वीं अनुसूची में है। तो पहला देखिए, एजुकेशन। एजुकेशन को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। सिर्फ फॉरेस्ट, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ये आपका 25 नंबर पर, कंकरेंट लिस्ट के 25 नंबर पर आपका एजुकेशन, और फॉरेस्ट भी आपका 17A में फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट मतलब जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को ये अधिकार है कि वह इस विषय पर कानून बना सकता है। पिलग्रिमेज विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया इज द यूनियन सब्जेक्ट, बट विद इन इंडिया इट इज द स्टेट सब्जेक्ट। तो ये आपका स्टेट सब्जेक्ट है। फिर आपका एग्रीकल्चर, जो आपके स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर है, ये भी क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इसमें स्टेट के अंतर्गत कौन कौन है, 3 और 4, यही आपका राइट आंसर होगा, अर्थात डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, इस कथन में आपको एकदम पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब भी और अडॉप्टिंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। जब हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया तो संसद को यह अधिकार है, वह किसी भी विषय पर क्या बना सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक ए लॉ फॉर अ होल टेरिटरी। तो संसद के अंतर्गत क्या होता है, 3 सदन होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के से पास हो जाएगा तो वह प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, सहमति देगा, कंसेंट देगा, तभी क्या होगा, बिल एक्ट का रूप लेगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो कुछ विधेयकों में जो प्रेसिडेंट होता है वह क्या होता है, वह एसेंट नहीं देता। तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। भारत के संविधान में जो प्रेसिडेंट की बात कर रहा है वो 3 ऑप्शन है। पहले की बात करता है कि जिसमें वो एसेंट दे देगा, अर्थात गिव एसेंट, दूसरे में नॉट गिव एसेंट, और तीसरे में कहेगा टू फॉर ए रिकंसिडरेशन, अर्थात पुनः विचार के लिए वह वापस कर देगा। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट वीटो रिफर टू विथ होल्डिंग द एसेंट, इट मींस सेकेंड टाइप का, नॉट गिव द एसेंट। और एक बार ही पेप्सू के जो विषय था जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका एब्सोल्यूट वीटो का है। दूसरा है पॉकेट वीटो, रिफर टू टेकिंग नो एक्शन इन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, इसमें विथ होल्ड कर दिया, और विथ होल्ड की कोई समय सीमा नहीं होती। तो इसमें पूरा उपरोक्त में दिए कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका कौन सा सही है, 1 और 2, इट्स राइट स्टेटमेंट। सवाल देखिए बहुत आसान होते हैं, बस क्या होता है ना कि समझना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ यू अप्लाई योर माइंड able to solve your problem as well as your questions. निम्नलिखित से किस मामले में उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, मीन्स हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि हाई कोर्ट को जो फंडामेंटल राइट होता है उसके बारे में अनुच्छेद 226 में, तथा यदि कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है मेंबर एमएलए और एमपी के बीच में, तो उसका भी अधिकार किसके पास है, उस राज्य की हाई कोर्ट के पास है। तो आप देखिए, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, इट इज राइट स्टेटमेंट। दूसरा है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इट इज राइट स्टेटमेंट।
तीसरा क्या है, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड एनी स्टेट इज अ रॉन्ग स्टेट बिकॉज इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 131। सीधा सा क्वेश्चन था और सीधा इसका जवाब था। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रावधान सही है? अर्थात आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। एक इमरजेंसी आपकी नेशनल इमरजेंसी है, दूसरी जो इमरजेंसी है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी की है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन कहते हैं। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम वित्तीय आपात कहते हैं। तो भारत में जो वित्तीय आपात है वो आज तक भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो बार बार जब कभी कोई पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर की मशीनरी आ जाती है तो 356 का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपात की भी घोषणा की गई है। तो इसमें सवाल पूछा, इट कैन बी डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज डिक्लेयर बाय द रिकमेंडेशन मेड बाय द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के माध्यम से होता है, तो पार्लियामेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता, सिर्फ पार्लियामेंट इसमें रेक्टिफाई करता है कि जो प्रोक्लेमेशन किया गया उसको पार्लियामेंट से विद इन पीरियड, विद इन 6 मंथ में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट प्रोक्लेमेशन कैन बी मेड बिफोर एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। इट प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपका गलत है। इट प्रोक्लेमेशन इज ऑलरेडी इशूज, नो न्यू प्रोक्लेमेशन कैन बी मेड, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है? सिर्फ आपका 2 सही है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप जब इस सब चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे ना, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। To resolve the question of conflict between the union and state list, Supreme Court has laid down the certain principles through various judgment. Which of the following principles is or correct in this regard? सीधा सा सवाल पूछ रहा है कि यदि कोई ऐसा इशू है जिस इशू पे क्या करेगा, स्टेट कोई कानून बना देता है और उस पर यूनियन भी कोई कानून बना देता है, और यदि दोनों कानून में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हम किसी कानून को तुरंत इनवैलिड नहीं कर देंगे, क्योंकि उन्होंने इंक्रेजमेंट किया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स प्रोफाउंड किए, और वो दोनों प्रिंसिपल क्या थे? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ करेलेबल लेजिस्लेशन। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए, और इसका मतलब था कि डॉक्ट्रिन ऑफ यदि कोई बनाया तो इसमें डॉक्ट्रिन अप्लाई करेगा पिथ एंड सब्सटेंस का, इसके माध्यम से देखेगा कि ये कानून कितने हद तक सही है। और करेलेबल लेजिस्लेशन का मतलब है कि जिसको अधिकार ही नहीं है उसने भी कानून का निर्माण कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट इस तो प्रिंसिपल के आधार पर इसको एग्जामिन करेगा। तो उसमें आपका 1 और 2 दोनों आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी स्थानीय सरकार से संबंधित है? अब आप देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी और अशोक मेहता कमेटी, ये तीनों कमेटी क्या हैं? संबंधित हैं। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये आपकी 1957 में बनी, एल.एम. सिंघवी आपकी 1986 में बनी, और अशोक मेहता कमेटी आपकी 1977-76 में बनी। इसने 3 टायर की बात किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की, और इसने थ्रू 2 टायर की बात की। तो तीनों आपके सही हैं जो आपसे सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान है? ये देखिए सवाल बहुत ट्रिकी है सवाल बहुत ट्रिकी है। इसमें एग्जामिनर के सीधे माइंड को आप पकड़ने का प्रयास करिए। कैसे ट्रिकी है? इसने पूछ रहा है कि प्रोविज़न, टर्म क्या लिखा है? प्रोविज़न। और प्रोविज़न कहाँ है? पार्ट 9 में। अब जब ये पार्ट 9 में है और डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में भी देखिए 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, तो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। 11 शेड्यूल आपका पंचायती राज से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रोविजन की बात करें तो सिर्फ प्रोविजन कहां पर है? पार्ट 9 में है। तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। और वैसे अगर नॉर्मली आप लेमैन से देखेंगे तो 1, 2, 3 भी हो जाएगा। तो आप सीधा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने का
प्रयास करिए। यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? टू अ लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। राज्यसभा का धन विधेयक को लेकर कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, अर्थात लोकसभा चाहे तो उसके संशोधन को स्वीकार करे, चाहे तो उसके संशोधन को क्या कर दे? अस्वीकार कर दे। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा के किसी भी विषय को या किसी भी संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राज्यसभा का जो अधिकार है धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में सीमित है। ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में पीएमओ, ये पीएमओ पे सवाल भी आ चुके हैं। पीएमओ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वर्णन नहीं है। 1947 में इसका गठन किया गया, 1977 में इसका रीनेम्ड किया गया, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं। ये सवाल आपसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी वर्णन नहीं है, अर्थात ये स्टेटमेंट आपका सही है। द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नीति आयोग कम्स अंडर द पीएमओ, ये आपका गलत है। प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन जरूर होता है, लेकिन ये पीएमओ के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। इट इज़ अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। तो आपका 2 और 3 गलत है, आपका 1 जो है सही है। तो इसका 1 इज ए राइट आंसर। The Parliament can make any law for whole of any part of the India for implementing international treaties. अब भारत क्या है? भारत एक स्टेट है। कैसा स्टेट है? यूनियन ऑफ स्टेट है, अर्थात इंडिया दैट इज अ भारत। भारत जिसको हम इंडिया भी कहते हैं वो क्या है? राज्यों का संघ है। तो कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि यदि भारत किसी से अंतर्राष्ट्रीय संधि में भाग लेता है तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में भाग लेने पर भारत यदि कोई कानून का निर्माण करता है, वह कानून राज्य सूची में हो, तो क्या संघ ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो इसमें कैसे कर सकता है? 253 के तहत क्या कर सकता है? कानून का निर्माण कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। इसका आंसर होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट्स। कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द स्टेट, आप जानते हैं पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में ऐड किया गया और इसी के माध्यम से 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इसके माध्यम से कुछ पंचायत को अधिकार दिए गए। तो वो जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार क्या है? द स्टेट लेजिस्लेटर कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 can suggest measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement resource of पंचायत। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो अर्थात 1 और 2 दोनों क्या हैं आपके? राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग? कौन सी नहीं करेंगी? तो इसमें ऑल द कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग जितनी भी कमेटी है, कमेटी की रिपोर्ट को क्या करेगा? एग्जामिन कर सकता है। ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। 1, 2 और कैग का वर्णन आप जानते हैं 148 से 2151 में दिया गया है। कैग क्या होता है? गार्जियन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, गार्जियन ऑफ फाइनेंस का होता है, वित्त का होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। अगला, with regard to parliament's power over union territories consider the following statement। तो आप जानते हैं क्या होता है यूनियन टेरिटरी पे जो लॉ बनाने का अधिकार होता है वो किसको होता है? संसद को होता है। तो संसद में कोई भी चीज़ जैसे एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट पर दिल्ली और पौंडीचेरी बना सकता है। इट कैन एस्टेब्लिश द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, ये भी आपका सही है। तो बोथ आपका क्या है? सही है।
ये सवाल आपसे, Which of the following provisions of the Constitution did not come into the effect on the 26 November 1949? ये स्टेटमेंट आपका क्या है? Which of the following provisions of the Constitution did not come to an effect on the 26 November 1949? आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। और जब ये अडॉप्ट किया गया तो उसी समय 16 जो आर्टिकल थे वो इन्फोर्स हो गए। तो उसमें से जो आर्टिकल्स थे वो आपके थे सिटीजनशिप के, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट 324 जो आपका इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, और आपका 379, 378, 388, 389, 391, 392, 393, इतने जो आर्टिकल्स थे वो आपके इन्फोर्स हो गए। तो कुछ प्रोविजनल जो पार्लियामेंट था वो समाप्त हो गया। इलेक्शन भी क्या था आपका इसी समय हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन जो फंडामेंटल राइट था ये आपका इन्फोर्स नहीं हुआ था। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा प्रभावी नहीं हुआ, तो मीन्स पार्ट 3 ऑफ द जो फंडामेंटल राइट है वो प्रभावी नहीं हुआ। तो ये आपके टोटल जो सवाल थे इंडियन पॉलिटी के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक सवाल शायद छूट गया है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये सवाल आपका छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि वी आर अडॉप्टिंग ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर गिवन एडवाइस टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? रिप्रेजेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट है कि इज नॉट करेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू होल्ड द ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक कोई नई सरकार नहीं आती तो पद पर रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। आफ्टर पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट मस्ट डिसॉल्व द लोकसभा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, बिल्कुल सलाह दे सकता है। ऑल द स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट। ऐसा नहीं है, बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। तो ये आपके पूरे जो क्वेश्चंस थे आपके पॉलिटी के, जो आपके टेस्ट पेपर 5 में थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए थैंक यू।